हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय सर्वोत्तम। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एकदम अच्छे हो, एकदम झक्कास। चले तो चलिए बेटा, अपन लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे आईज के बारे में। अभी तक अपन सेंसरी ऑर्गन्स में बात कर चुके, नोज के बारे में, टंग के बारे में, आईज के बारे में। अब अंतिम बात करते हैं, वो अंतिम बात करते हैं बच्चे, वो कर रहे हैं अपन यहां पे ईयर के बारे में। सेंसरी ऑर्गन में अंतिम सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने सिलेबस में है, दैट इज ईयर के बारे में। चले आपको सबसे पहले बता दूं कि ह्यूमन बीइंग जो होता है, उस ह्यूमन बीइंग के ये वाले पार्ट ईयर है। ईयर जो होते हैं, ईयर पिन्ने की ये बाहर वाली स्ट्रक्चर जो ईयर की दिखाई देती है, इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। मेरी बात क्लियर है? एंटायर एनिमल किंगडम में ये जो ईयर पिन्ना जो होते हैं, ये केवल और केवल मैमल्स में होते हैं। किस में होते हैं बेटा? मैमल्स में। चले भैया, अब सवाल था सर ईयर के ईयर पिन्ना है, इनका क्या फंक्शन है, क्या नीड थी, अपन थोड़ी सी देर में बात करेंगे। चले पहले एक और सवाल दिमाग में आता है कि जब भी मैं वर्ड बोलूं ईयर, तो ईयर वर्ड दिमाग में आता है ही। अगर कोई पूछे कि फंक्शन ऑफ ईयर क्या है, तो दिमाग में आता है यार ईयर का एक ही काम है, क्या है? हियरिंग करना। आपको बता दूं मैं कि हमारे जो ईयर है, इन ईयर का मेन काम हियरिंग करना नहीं है। ईयर का मेन काम है बॉडी को बैलेंस करना। मेन काम क्या है? बॉडी को बैलेंस करना। सेकेंडरी काम है इसका हियरिंग। तो जब भी पूछे कि मेन फंक्शन ऑफ ईयर, तो मेन फंक्शन ऑफ ईयर क्या हुआ? बॉडी की बैलेंसिंग। एंड सेकेंडरी काम क्या हुआ? हियरिंग। तो ईयर के कितने फंक्शन हुए? 2। पहला फंक्शन बॉडी बैलेंसिंग एंड दूसरा फंक्शन हियरिंग। तो यही बात अपन ने लिख रखी है कि ईयर जो है उसके सेंसरी फंक्शन है, पहला फंक्शन हियरिंग एंड दूसरा मेंटेन बॉडी बैलेंस। और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना, यही है ईयर का बच्चे, मैंने आपके सामने बताया मेन फंक्शन। जब भी बोले मेन फंक्शन ऑफ ईयर क्या है, तो आप कहोगे बॉडी की बैलेंसिंग। अब सवाल था सर ये ईयर जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये हियरिंग कैसे करता है, बॉडी की बैलेंसिंग कैसे करता है, ये कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। चलिए अपन वन बाय वन करके बात करते हैं। प्लीज बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। सबसे पहले बेटा अपना जो ईयर है वो ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ईयर का सबसे पहला जो पार्ट है, उस सबसे पहले पार्ट को अपन बोलते हैं आउटर ईयर। दूसरा जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं मिडिल ईयर। एंड तीसरा एंड लास्ट पार्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं इनर ईयर। उसको अपन बोलते हैं इनर ईयर। बच्चे सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इस आउटर ईयर वाले पार्ट से। आपको बता दूं ये जो आउटर ईयर है, इस आउटर ईयर के 2 पार्ट है। पहला तो ये स्ट्रक्चर जिसको अपन ने बोला ईयर पिन्ना, एंड दूसरी ये कैनाल जिसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल ईयर कैनाल, या इसी का दूसरा नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। तो एक्सटर्नल ईयर और आउटर ईयर के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है ईयर का ईयर पिन्ना पार्ट, एंड दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। चले मैं इन दोनों के बारे में पहले बात करता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं मिडिल वाले ईयर पे। बोर्ड पे देखिएगा बच्चे, ये जो डायग्राम है, ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम उठाया, मैं इसी के बेसिस पे बात करता हूं। हमको पता है ईयर वाला पार्ट जो होता है ये हेड में प्रेजेंट है, और हेड जो था ये था क्रेनियम बॉक्स से बना हुआ। हाँ कि ना? क्रेनियम बॉक्स की एक बोन है, ये अपने पास टेम्पोरल बोन। ये टेम्पोरल बोन किसकी बोन है? क्रेनियम बॉक्स की बोन है। चले भैया, जो क्या कर रही है, जो ईयर के अराउंड प्रेजेंट है। हाँ कि ना? अब यहां पे बात करके चलते सबसे पहले आउटर ईयर में। मैंने बोला आउटर ईयर के 2 पार्ट है। सबसे पहले पार्ट को हमने कहा बेटा ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना आउटर ईयर का ये वाला पार्ट है जो बाहर से दिखाई दे रहा है। हाँ कि ना? ये जो ईयर पिन्ना है, ये जो टाटा स्काई की छतरी की तरह दिखाई दे रहा है, यही ईयर पिन्ना है। ये ईयर पिन्ना एक फ्लेक्सिबल पार्ट है जो कि इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। आपको बता दूं कि एंटायर एनिमल किंगडम में ईयर पिन्ना जो होता है वो केवल और केवल मैमल्स में प्रेजेंट होता है, और किसी भी एनिमल में ईयर पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता। बट ऑल मैमल्स में भी ईयर पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जैसे डकबिल प्लेटिपस वाले प्रोटोथेरियन मैमल्स बोल दे, ब्लू व्हेल बोल दे, डॉल्फिन बोल दे, ये वो मैमल्स थे जिनमें ये ईयर पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता। तो ध्यान रखना, एंटायर एनिमल किंगडम में ईयर पिन्ना इज फाउंड इन मैमल्स ओनली, बट नॉट ऑल मैमल्स। मोस्टली मैमल्स हैव ईयर पिन्ना। चले भैया बना के नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट था, उस एक्सटर्नल ईयर के दूसरे पार्ट को हमने कह दिया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल।
बच्चे ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की लेंथ जो होती है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर है। लगभग कितनी लेंथ है? 2.5 सेंटीमीटर है। चले भैया, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, ये यहां से लेके और ये रही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको अपन बोलते हैं ईयर ड्रम, उस ईयर ड्रम तक प्रेजेंट है। अब अगर हम इस ईयर पिन्ना को देखें और दूसरा इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को देखें, तो चाहे ईयर पिन्ना हो चाहे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हो, दोनों वाले पार्ट में बहुत फाइन एयर्स प्रेजेंट है, वेरी फाइन एयर्स प्रेजेंट है। इसके अलावा यहां पे वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड भी प्रेजेंट है जो कि ईयर वैक्स के सिक्रीशन में हेल्प करती है। और ईयर वैक्स जो होता है वो ईयर वैक्स जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है जो कि ईयर ड्रम और आई कैन से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में इंफेक्शन को रोकने का काम करता है, हां कि ना? तो जब भी बात करें एक्सटर्नल ईयर में तो याद रखना एक्सटर्नल ईयर के कितने काम, कितने पार्ट? एक्सटर्नल ईयर के 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज ईयर पिन्ना, सेकंड पार्ट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। फर्स्ट पार्ट ईयर पिन्ना जो होता है ये एंटायर एनिमल किंगडम में केवल किसमें? मैमल्स में प्रेजेंट है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है, हां कि ना? दूसरी एक्सटर्नल ईयर कैनाल जो होती है इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, हां कि ना? चाहे ईयर पिन्ना हो चाहे ईयर कैनाल हो, दोनों के दोनों में वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट है। चले भैया अपना आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? मैं आगे चलूं, हां कि ना? चले देखते हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं 2 बातों के बारे में बात करता हूं। देखिएगा इस वाली स्लाइड में हमने यहीं पे बात कर रखा कि जब भी एक्सटर्नल ईयर के बारे में बात करके चले तो चाहे तो ईयर पिन्ना प्रेजेंट हो चाहे एक्सटर्नल ईयर कैनाल, दोनों में क्या चीज प्रेजेंट है? वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ये प्रेजेंट है। किसमें? इन द स्किन ऑफ द ईयर पिन्ना एंड मीटस। ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं? ये दोनों के दोनों आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर के पार्ट है। चले अब सबसे पहले बेटा बात करते हैं अपन, वो बात करते हैं इस पिन्ना के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पिन्ना के बारे में। चलिए सबसे पहले ये करते हैं कि सर ये ईयर पिन्ना जो होता है, ये ईयर पिन्ना करता क्या काम है? बच्चे देखिए, ये जो ईयर पिन्ना है मैंने पहले बताया, ये ईयर पिन्ना टाटा स्काई की छतरी की तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? टाटा स्काई की छतरी की तरह। छतरी क्या काम करती है? जो सिग्नल्स की वेव जो आती है वो सिग्नल्स की वेव छतरी से टकराती है और टकरा के वहीं पे रुक जाती है ताकि वो जो रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर को ज्यादा से ज्यादा सिग्नल अवेलेबल हो सके, और जितने अच्छे सिग्नल आएंगे पिक्चर की क्वालिटी उतनी क्या होगी? अच्छी। यही तो काम है टाटा स्काई की छतरी का। बस वैसा ही काम हमारे ईयर पिन्ना का है। ईयर पिन्ना क्या काम करता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट में इस सराउंडिंग में जो साउंड वेव्स है उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है। उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करके और उन साउंड वेव को कलेक्ट करके किसके अंदर एंटर करा दिया? उनको डायरेक्टेड कर दिया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, और वो जाके फिर किससे टकराती है? वो जाके टकराती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम बोल के चलते हैं ईयर ड्रम से। किससे टकराती है? ईयर ड्रम से। तो जब भी पूछे कि ईयर पिन्ना का क्या काम है, तो ईयर पिन्ना का काम किसके जैसा? टाटा स्काई की छतरी के जैसा। क्या काम है? एनवायरनमेंट से साउंड वेव्स को कलेक्ट करके उसे डायरेक्ट करना किसके ऊपर? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे, या उसे एंटर कराना किसमें? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। चले भैया, ऐसा ही कुछ एनसीईआरटी ने लिख रखा है, आप देख लीजिएगा क्या लिख रखा है। द ईयर पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस क्या थी? साउंड वेव्स इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड। उनको कलेक्ट करने का काम कर रहा है साउंड वेव्स को, हां कि ना? पहली बात। दूसरी मेरे पास है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। मैंने आपको अभी बताया कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो है उसकी लेंथ है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, और वो कहां तक प्रेजेंट है? उसकी शुरुआत जो हुई थी वो एक्सटर्नल, उसकी जो शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, वो हुई थी इस ईयर पिन्ना पे, यहां पे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग से, और कहां तक प्रेजेंट है? अप टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ऐसा ही एनसीईआरटी ने लिख रखा है। क्या लिख रखा है? द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स लीड्स इनवर्ड एंड एक्सटेंड्स अप टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। उस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ही क्या बोल के चलते बेटा? ईयर ड्रम। चलो आगे। तो ध्यान रखना, इस डायग्राम में मैंने क्लियरली आपको बता दिया है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो होती है वो यहां से शुरू हुई और कहां तक प्रेजेंट है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट है। चले ध्यान रखना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज नॉट द पार्ट ऑफ आउटर ईयर, इट इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ मिडिल ईयर।
चले भैया, यहां पे एक्सटर्नल ईयर के बारे में बात होती कंप्लीट। हम बात करते हैं मिडिल ईयर के बारे में। बच्चे जब भी हम मिडिल ईयर के बारे में बात करेंगे तो मिडिल ईयर से रिलेटेड अपने पास यहां पे 3 स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर? मिडिल ईयर से रिलेटेड सबसे पहली स्ट्रक्चर है ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ही अपन बोल के चलते हैं बेटा ईयर ड्रम। इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या बोल के चलते हैं? ईयर ड्रम। दूसरी स्ट्रक्चर है वो है ईयर ओसाइकल्स। जो ईयर ओसाइकल्स है वो ईयर ओसाइकल्स अपने पास है टोटल मिला के 3। कौन सी? सबसे पहली मेलियस। मेलियस जो होता है वो मेलियस ईयर की लॉन्गेस्ट ईयर ओसिकल है। दूसरी मेरे पास है इंकस। मेलियस के बाद सेकंड नंबर की लॉन्गेस्ट ईयर ओसिकल कौन सी है? इंकस। थर्ड वाली है स्टेपिस। ध्यान रखना, स्टेपिस ईयर की स्मॉलेस्ट ईयर ओसिकल है, या मैं कहूं बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन जो है वो कौन सी है? स्टेपिस। ये तीनों की तीनों जो मेरे पास है ये अपने पास है यहां पे प्रेजेंट ईयर ओसिकल्स। तो टोटल ईयर ओसिकल्स कितनी हुई? टोटल ईयर ओसिकल्स हुई बेटा अपने पास 3। चले तो मिडिल ईयर जो था उस मिडिल ईयर के कितने पार्ट हुए? मिडिल ईयर के पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पहला पार्ट हुआ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट हुआ ईयर ओसिकल, एंड तीसरा जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं बेटा यूस्टेचियन ट्यूब। तीसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? यूस्टेचियन ट्यूब। चले, और ये जो रेड कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का पार्ट कुछ और नहीं, ये मिडिल ईयर की कैविटी है, और दिस कैविटी इज फिल्ड विद एयर। किससे भरी होती है इस कैविटी? ईयर से भरी होती है। अब डायग्राम में क्लियरली देखेंगे कि यहां पे सबसे पहली जो बोन हमने बनाई है, ओसिकल बनाई है, वो बनाई है मेलियस। मेलियस मैंने कहा ईयर की लॉन्गेस्ट ओसिकल है। ये लॉन्गेस्ट ओसिकल का एक एंड कनेक्टेड होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, एंड दूसरा एंड कनेक्टेड होता है इंकस से। किससे कनेक्टेड होता है? इंकस से। तो जब भी पूछे कि मेलियस किस से कनेक्टेड है, तो एक एंड कनेक्टेड है ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, दूसरा एंड कनेक्टेड है इंकस से। चले, इंकस जो होती है उसका एक एंड तो मेलियस से कनेक्टेड है एंड दूसरा कनेक्टेड है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, दैट इज स्टेपिस से। हाँ कि ना? अब ये स्टेपिस जो होती है, इस स्टेपिस का एक एंड तो कनेक्टेड है इंकस से, एंड इसका दूसरा जो एंड है वो दूसरा एंड बेटा कनेक्टेड होता है, वो कनेक्टेड होता है यहां पे इस जगह पे। ये जो ग्रीन कलर वाला रीजन मैंने बनाया, ये ग्रीन कलर वाला रीजन कुछ और नहीं, ये ग्रीन कलर वाला रीजन यहां पे प्रेजेंट है ओवल विंडो। कौन सी विंडो है? ओवल विंडो। यहां पे ओवल शेप्ड ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको अपन बोलते हैं ओवल विंडो। और ये ओवल विंडो किसकी विंडो है? ये विंडो बेटा कोक्लिया की। किसकी विंडो है? कोक्लिया की। तो टोटल मिला के कितनी ईयर ओसिकल्स ह्यूमन बीइंग में? 3। और ये तीनों की तीनों ईयर ओसिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई है जैसे एक चेन लाइक फैशन में। किसकी तरह? तो एनसीईआरटी ने क्लियर लाइन लिखी हुई है कि ईयर ओसिकल्स आर कनेक्टेड इन चेन लाइक फैशन। कितनी ईयर ओसिकल? 3। पहली मेलियस, दूसरी इंकस, तीसरी स्टेपिस। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से कौन सी जुड़ी? मेलियस। ओवल विंडो से कौन सी जुड़ी? स्टेपिस। सबसे छोटी कौन सी? स्टेपिस। तीनों की तीनों किस पैटर्न में जुड़ी? चेन लाइक फैशन में जुड़ी। हाँ कि ना? चलूं मैं आगे, यहां तक की मेरी बात क्लियर है। तीसरा हमने पार्ट बताया था इसका यूस्टेचियन ट्यूब। चले भैया, अब सवाल यह था कि सर आपको हमें डिटेल में बात बतानी है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में एंड यूस्टेचियन ट्यूब के बारे में बतानी है। देखिए, करते हैं डिटेल में बात। देखिएगा हमने क्या काम किया, ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थी, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को यहां से निकाला और अपन यहां पे इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने मान लिया कि अपने पास ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर है ये यहां पे प्रेजेंट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। ये ग्रीन वाली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये बना हुआ है बेटा कनेक्टिव टिश्यू से, और कनेक्टिव टिश्यू को मैंने शॉर्ट में लिख दिया सीटी। चले, इसकी इधर वाली सरफेस जो किसकी साइड प्रेजेंट है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की साइड प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं आउटर सरफेस। क्या बोलते हैं? आउटर सरफेस। और ध्यान रखना, इसकी जो आउटर सरफेस होती है उस आउटर सरफेस पे कवरिंग प्रेजेंट होती है। वो कवरिंग प्रेजेंट होती है बच्चे स्किन की।
किसकी कवरिंग प्रेजेंट है? स्किन की। तो मैंने कहा ये मेरे पास है, ये किसकी कवरिंग है? ये मेरे पास है स्किन की बनी हुई कवरिंग। एंड इसकी इनर सरफेस, ये सरफेस जो किसके कांटेक्ट में है? ये मिडिल ईयर की कैविटी जिधर एयर भरी हुई है उसके कांटेक्ट में है। इस वाले पार्ट में, यहां पे, इस वाले पार्ट में, यहां पे ये प्रेजेंट है येलो कलर की कवरिंग। ये येलो कलर की कवरिंग है, ये मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन। ये मेरे पास है म्यूकस मेम्ब्रेन। चलो मैं आगे, हां कि ना? तो ध्यान रखना, बात मैं यही कहता हूं कि मिडिल ईयर का सबसे पहला पार्ट है, वो सबसे पहला पार्ट है एक्सटर्नल, वो सबसे पहला पार्ट है, वो पहला पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है, जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, इस ईयर ड्रम का फॉर्मेशन होता है किससे? कनेक्टिव टिश्यू से। किससे होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। इसकी आउटर सरफेस इज कवर्ड बाई स्किन एंड इनर सरफेस इज कवर्ड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन। चलो मैं आगे, यही तो एनसीईआरटी ने कह रखा है। क्या कह रखा है? देखिएगा, देखिएगा एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है, देखिएगा। मिडिल ईयर के 3 पार्ट हमने पहले बात किया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दूसरा बात किया ईयर ओसिकल्स एंड तीसरा बात किया यूस्टेशियन ट्यूब। सबसे पहला बात कर रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहां पे लिखा हुआ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट है? स्किन एंड इनर साइड किससे कवर्ड है? म्यूकस मेम्ब्रेन पे। बेटा मैंने यही तो बताया। ये कौन सी साइड हुई स्किन वाली? ये मेरे पास हुई आउटर साइड। ये कौन सी साइड हुई अपने पास? ये मेरे पास हुई इनर साइड। मतलब आउटर साइड किसकी साइड वाली? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की साइड वाली। और इनर साइड किसकी साइड वाली? मिडिल ईयर की कैविटी जिसमें एयर भरी हुई है उसकी साइड वाली। यहां तक की बात क्लियर है? चले, अब मैं आपको दूसरे पार्ट के बारे में बता चुका हूं। ईयर ओसिकल्स वो है 3, सबसे बड़ी मेलियस एंड सबसे छोटी स्टेपिस। मेलियस किससे कनेक्टेड है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। स्टेपिस किससे कनेक्टेड है? ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया से। एंड तीनों की तीनों जो है वो एक चेन लाइक फैशन से अरेंज्ड है। हां कि ना? अब सवाल था सर आप हमें बताइए कि ये जो ईयर ओसिकल्स है, इन ईयर ओसिकल्स का क्या काम था? बच्चे देखिए, एनवायरमेंट से कहीं से भी साउंड वेव आई। मैंने कहा कि यहां से अपने पास आई साउंड वेव, यहां से अपने पास आई, वो आई साउंड वेव। ये लीजिए, जब ये साउंड वेव आई तो ये साउंड वेव जाके किस पे गिरी? किससे टकराई? साउंड वेव टकराई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ऐसे वाइब्रेशंस होने शुरू हो गए। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हुए तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कौन जुड़ी है? मेलियस। वो वाइब्रेशन किस में पहुंचे? मेलियस में। मेलियस से किससे पहुंचे? इंकस में। इंकस से किससे पहुंचे? स्टेपिस में। और स्टेपिस से किस में पहुंचे? ओवल विंडो में। और ओवल विंडो जो है वो ओवल विंडो कोक्लिया का पार्ट है, जो कि इंटरनल ईयर का पार्ट है। कोक्लिया किसका पार्ट है? इंटरनल ईयर का पार्ट है। हां कि ना? हां कि ना? तो मैंने कुल मिला के ये कहा कि ये अगर तीनों की तीनों जो मेरे पास ईयर ओसिकल्स है, ये तीनों की तीनों ईयर ओसिकल्स क्या काम कर रही है? जो साउंड वेव, जो वाइब्रेशंस ईयर ड्रम में था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में था, उसे ओवल विंडो तक, और मैं ये कहूं इंटरनल ईयर तक लेके जाने का काम कर रही है। हां कि ना? अगर मैं यहां से इन तीनों की तीनों ईयर ओसिकल्स को हटा दूं तो क्या वाइब्रेशन जो थे वो वाइब्रेशन उस इफिशियंसी के साथ इस ओवल विंडो तक पहुंच पाएंगे? इंटरनल ईयर तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। हां कि ना? क्योंकि आपको पता है कि साउंड वेव जो होती है वो सबसे तेज ट्रेवल करती है सॉलिड में, फिर करती है लिक्विड में, और सबसे स्लो ट्रेवल करती है वो करती है एयर में। फिर तो सब हवा हवा है, और एयर में साउंड वेव की जो स्पीड थी वो क्या होगी? बहुत कम। तो मैं ये कह दूं कि अगर मैं इन ईयर ओसिकल्स को हटा दूं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से साउंड वेव के ओवल विंडो, या मैं कहूं इनर ईयर में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुई कि कम? वो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? कम। और जब मैं यहां पे ईयर ओसिकल लगा दूं, मैंने कहा कि इन प्रेजेंस ऑफ ईयर ओसिकल, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से साउंड वेव के ओवल विंडो में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुई कि कम? वो हो गई बहुत ज्यादा। तो मैं सीधी बात कह दूं कि ये जो ईयर ओसिकल्स है, ये ईयर ओसिकल्स साउंड वेव को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो या इनर ईयर तक ले जाने का काम करती है।
ले जाने का काम करती है। कितनी इफिशियंसी के साथ? कम की ज्यादा? ज्यादा इफिशियंसी के साथ। कितनी इफिशियंसी के साथ? ज्यादा इफिशियंसी के साथ। क्यों? क्योंकि इनके होने से यहां तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई। मतलब साउंड वेव के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इंटरनल ईयर में जाने की इफिशियंसी क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। यस कि नो? हां, यही तो बात लिख रखी है एनसीईआरटी ने। क्या लिख रखा है? सुनिएगा सुनिएगा, एनसीईआरटी क्या कह रही है अपनी। एनसीईआरटी ये कह रही है कि ईयर ओसिकल्स जो है वो अपने पास तीन है। मेलियस, मैंने कहा ये अपने पास है लॉन्गेस्ट, दूसरी है इंकस, और सबसे स्मॉलेस्ट जो थी जिसको अपन कहते हैं स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, ये भी अपने पास क्या है? ये अपने पास है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। किसको बोला जाता है? स्टेपिस को। सबसे बड़ी कौन सी है? मेलियस, उसके बाद कौन सी है? इंकस, और सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपिस। तो सीधा का सीधा ईयर ओसिकल कितनी है? तीन। कौन सी? मिस। सबसे बड़ी मेलियस, फिर इंकस, फिर स्टेपिस, इसी ऑर्डर में तो है। आके ना अगली लाइन देखिए, ईयर ओसिकल्स आर अटैच्ड टू वन अनदर इन द चेन लाइक फैशन। मैंने अभी बताया ये सारी की सारी कैसे फैशन में अरेंज्ड है? चेन लाइक फैशन में अरेंज्ड है। अगला पॉइंट देखिएगा, मेलियस इज अटैच्ड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मैंने अभी डायग्राम में बताया कि मेलियस अटैच्ड है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से एंड स्टेपिस अटैच्ड है ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया पे। और कोक्लिया किसका पार्ट? इनर ईयर का पार्ट। हाँ कि ना? देखिएगा, एंड द स्टेपिस इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया। यही बात तो मैंने एक्सप्लेन की है। हाँ कि ना? चलो मैं आगे, नेक्स्ट देखना। अब मैंने कहा था कि इन ईयर ओसिकल्स की वजह से साउंड वेव के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो दैट इज इनर ईयर में जाने की एफिशिएंसी क्या हो गई? इंक्रीज। ये तो फंक्शन हुआ। देखिए तो यही यहां पे लिख रखा है। क्या लिख रखा है? इसने यहां पे लिख रखा है बेटा कि ईयर ओसिकल्स इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर। यही तो बात मैंने बताई। हाँ कि ना? कैसे बढ़ा रही है? तो मेरे हिसाब से यहां तक की बात आपके एकदम क्लियर होगी। अरे बैठ गई ना दिमाग में? चलूं मैं आगे? देखो तो फिर आगे हम यहां पे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इस मिडिल ईयर के तीसरे वाले पार्ट के बारे में। और इस मिडिल ईयर का थर्ड वाला पार्ट है वो मेरे पास है यूस्टेचियन ट्यूब। बच्चे यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है ये एक ऐसी ट्यूब है जो इस मिडिल ईयर कैविटी को, या मैं कहूं इस मिडिल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करती है। किससे कनेक्ट करती है? फेरिंग्स से। तो ये क्या काम कर रही है? मैंने कहा ये क्या कर रही है? कनेक्ट्स मिडिल ईयर टू फेरिंग्स। किससे कनेक्ट कर रही है बेटा? फेरिंग्स से कनेक्ट कर रही है। अब सवाल यही था कि ये जो थी इस यूस्टेचियन ट्यूब को मिडिल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करने की नीड क्या थी? बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे। मैंने कहा कि यहां से साउंड वेव आई। जब साउंड वेव आई और वो साउंड वेव जाके किससे टकराई? किस पे जाके फॉल हुई? वो फॉल हुई जाके टकराई जाके वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराई। जो ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मान लीजिए मेरा हार्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था, जब इस पे साउंड वेव टकराई तो साउंड वेव की वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगा। जब दबाव लगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसता हुआ जाएगा। हाँ कि ना? अगर वो दबाव ज्यादा हुआ तो ज्यादा दबाव में ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंजर्ड हो सकता है और फट सकता है। हाँ कि ना? तो अगर हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को फटने से बचाना है, इंजर्ड होने से बचाना है, तो मैं क्या करूं? मैं कोशिश यही करूंगा कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो था ये मेम्ब्रेन अपनी नॉर्मल पोजीशन में ही बना रहे। यस कि नो? मतलब नॉर्मल पोजीशन में कब बना रहेगा? इधर जो साउंड वेव आ रही है वो जितना प्रेशर लगा रही है, अगर दूसरी साइड से ये जो भरी हुई एयर है, अगर ये भरी हुई एयर भी उतना ही प्रेशर लगा देगी तो उस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की पोजीशन में चेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत कम, या मैं कह दूं चेंज नहीं होगा। हाँ कि ना? जब उसमें चेंज नहीं होगा तो अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम के टीयरिंग की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी वेरी लेस। यस कि नो? हाँ जी, ठीक है। जब उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई बहुत कम तो मैंने कहा अब वो इंजर्ड नहीं होगा, अब नॉर्मल कंडीशन में है। हाँ कि ना? तो सवाल ये था कि उसके लिए तो जरूरी है ना कि जितना प्रेशर ये साउंड वेव्स की तरफ से बाहर की साइड से इस ईयर ड्रम पे या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे लग रहा है, सेम उतना ही प्रेशर मिडिल ईयर की कैविटी की एयर भी लगाए।
हाँ कि ना? अगर बाहर से कम निकल रहा है तो ये एयर भी कम लगाए और एयर प्रेशर कम लगाएगी जब यहां पे एयर का अमाउंट क्या होगा? कम। जब यहां से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो ये वाली एयर भी अंदर से इस पे ज्यादा प्रेशर लगाए और वो ज्यादा प्रेशर के लिए यहां पे भरी हुई एयर का अमाउंट क्या होना चाहिए? वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ज्यादा। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब हमें लगातार इस एयर का एक्सचेंज करना पड़ेगा। किसके हिसाब से? यहां लग रहे प्रेशर के हिसाब से। यहां पे एयर का वॉल्यूम मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी तो इस ईयर ड्रम की इस वाली साइड और इस वाली साइड प्रेशर जो था वो इक्वल रहेगा। हाँ कि ना? वो जो काम करती है एयर के प्रेशर को इक्वलाइज करने का, वो करती है यूस्टेचियन ट्यूब। कौन करती है? यूस्टेचियन ट्यूब। तो जब भी कोई पूछे कि यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो क्या करती है, ये एक ऐसी ट्यूब है जो मिडिल ईयर की कैविटी को फेरिंक्स से कनेक्ट करती है। क्या जरूरत थी कनेक्ट करने की? वो इसलिए ताकि ईयर ड्रम के दोनों साइड प्रेशर को इक्वलाइज कर सके। जब प्रेशर इक्वलाइज होगा तो ईयर ड्रम के इंजर्ड होने की प्रोबेबिलिटी बोलो क्या होगी? बहुत कम, वेरी लेस। चले भैया, तो ये बात की हमने मिडिल ईयर के थर्ड वाले पार्ट, दैट इज यूस्टेचियन ट्यूब के बारे में। चलो मैं आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। देखिए भैया, एनसीईआरटी माता क्या कह रही है, सुनिएगा। वो कह रही है यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट्स मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंक्स। मैंने यही तो बोला कि मिडिल ईयर को किससे कनेक्ट कर रही है? फेरिंक्स से कर रही है। और मिडिल ईयर जो है वो एक होलो स्ट्रक्चर है विच इज फिल्ड विद एयर। तो ये मिडिल ईयर जो कैविटी है, मिडिल ईयर कैविटी, ये किससे भरी हुई है? मैंने बोला इट इज फिल्ड विद एयर। डायग्राम में भी मैंने एयर लिख दिया था। हाँ कि ना? अब सवाल था क्या काम था? वो काम ये था ताकि ईयर ड्रम के दोनों साइड प्रेशर को इक्वलाइज कर दे। हाँ कि ना? देखिएगा, यूस्टेचियन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड प्रेशर को इक्वलाइज करके उसे फटने से बचाना, इंजर्ड होने से बचाना। मेरी यहां तक की बात मेरे हिसाब से पूरी क्लियर होगी। क्या मैं आगे चलूं? चलिए देखते हैं। बेहतरीन। नेक्स्ट बेटा, अंत में अपन बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आपके सामने यहां पे इंटरनल ईयर के बारे में बात करते हैं। इंटरनल ईयर के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इंटरनल ईयर जो होती है, वो इंटरनल ईयर अंदर से होलो स्ट्रक्चर है विच इज फिल्ड विद फ्लूइड। किससे भरी हुई है? फ्लूइड से भरी हुई है। और इस इंटरनल ईयर का ही दूसरा नाम है, वो नाम है लैबिरिंथ। इंटरनल ईयर इज ऑल्सो नोन एज लैबिरिंथ। तो मैं कह दूं जहां भी इंटरनल ईयर आए उसका मतलब इसी का दूसरा नाम है लैबिरिंथ। चलो भैया हम आगे नेक्स्ट बच्चे देखना। ये जो इंटरनल ईयर है जिसको हमने बोला लैबिरिंथ, ये जो लैबिरिंथ है, इस लैबिरिंथ के टोटल मिला के 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स। मैं एक रफ डायग्राम के थ्रू अपनी इस जो लाइन्स यहां पे लिखी हुई है उन लाइन्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा बच्चे, इंटरनल ईयर के अपने पास कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट है। मान लीजिए मेरे पास ये इंटरनल ईयर का बाहर वाला पार्ट है, जो ब्लू कलर वाला है, ये इंटरनल ईयर का कैसा पार्ट है? ये इंटरनल ईयर का बाहर वाला पार्ट है। ये बाहर वाला पार्ट जो होता है आउटर पार्ट होता है। ये आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ बोन्स, इसलिए इस पार्ट को हम बोल के चलते हैं बेटा बोनी लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ। चले, ये बोनी लैबिरिंथ अंदर से होलो है, बहुत फाइन कैविटीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है और इसकी जो बहुत फाइन कैविटीज है उन कैविटीज को बोलते हैं चैनल्स। तो बोनी लैबिरिंथ की जो कैविटीज होती है उन कैविटीज को क्या बोलते हैं? चैनल्स। और वो चैनल्स जो होते हैं उन चैनल्स के अंदर भरा होता है एक फ्लूइड मटेरियल जिसको अपन बोलते हैं पेरिलिम्फ। क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ। क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ। तो मैंने कहा कि इसके अंदर ये मेरे पास मान लीजिए ग्रीन कलर का मटेरियल भरा हुआ है। ये ग्रीन कलर का जो मटेरियल भरा हुआ है, इस ग्रीन कलर के मटेरियल को अपन क्या कह दिया? पेरिलिम्फ। क्या बोल दिया? पेरिलिम्फ। तो जब भी कहे कि बोनी लैबिरिंथ इज फिल्ड विद, आप क्या कहोगे? पेरिलिम्फ। चलो मैं आगे। अब इस बोनी लैबिरिंथ के अंदर एक और
स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपन कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, इस बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मैंने बोला इसके पेरिलिम्फ में डूबी हुई एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये पेरिलिम्फ था, इस पेरिलिम्फ के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और ये स्ट्रक्चर जो पेरिलिम्फ के अंदर प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बेटा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। हाँ कि ना? ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, ये भी अंदर से होलो स्ट्रक्चर है, और इस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की कैविटी जो होती है उस कैविटी में भरा होता है। मैंने ये रेड कलर से कुछ पार्ट बनाया, इसको अपन बोलते हैं बेटा एंडोलिम्फ। इस लिक्विड मेटल को क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फ। क्या बोल दिया इसको? एंडोलिम्फ। मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, यहां के बजाय यहां पे इसको अपन बोल देते हैं एंडोलिम्फ। चले, तो जब भी बोले कि बोनी लेबिरिंथ इज मेड अप ऑफ बोन, किससे बना हुआ है? बोन से। उसके अंदर जो फाइन कैविटीज है उनको बोलते हैं चैनल्स ऑफ बोनी लेबिरिंथ। उन चैनल्स ऑफ बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या भरा होता है? पेरिलिम्फ। और चैनल्स ऑफ बोनी लेबिरिंथ के अंदर ही लोकेटेड होता है कौन सा? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो मैं कह दूं कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है वो सस्पेंडेड है, डूबा हुआ है इन द पेरिलिम्फ ऑफ बोनी लेबिरिंथ। हाँ कि ना? एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज फिल्ड विद होलो स्ट्रक्चर है विच इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। यस कि नो? मेरी बात क्लियर है? चलें, तो यहां पे ध्यान रखना, जब भी कहे कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहां प्रेजेंट है, मैंने कहा ये प्रेजेंट है बोनी लेबिरिंथ की फाइन कैविटीज में, और उन फाइन कैविटीज को क्या बोलते हैं? चैनल्स। तो जब भी बात करें मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ तो मैं कह दूं कि क्या है ये? लोकेटेड इन द चैनल्स ऑफ बोनी लेबिरिंथ। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? तो मैं थोड़ा सा देखूं बोर्ड पे कि एनसीईआरटी माता क्या कह रही है। देखो क्या कह रही माता। एनसीईआरटी माता ने यह कहा कि इनर ईयर का ही दूसरा नाम है लेबिरिंथ, और ये किससे भरा होता है? फिल्ड विद फ्लूइड। हमने तो बोला भरा हुआ फ्लूइड से। दो टाइप का फ्लूइड है, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। हाँ कि ना? देखिए दूसरी बात, अब ये जो है इसके दो पार्ट है, एक तो बोनी लेबिरिंथ एंड दूसरा मेम्ब्रेनस। बोनी कैसा था? बाहर वाला, जिसके अंदर क्या भरा हुआ था? पेरिलिम्फ। उसके चैनल्स में क्या था? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में क्या भरा हुआ था? एंडोलिम्फ। तो मैं कह दूं कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज बैथ्ड या मैं कहूं सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ बोनी लेबिरिंथ। तो स्टेटमेंट एकदम क्या हुआ? करेक्ट स्टेटमेंट, एकदम सही स्टेटमेंट है। चले भैया अपन आगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? सबसे पहले हम बात करते हैं वो पहले वाले के बारे में बात करते हैं, दैट इज बोनी लेबिरिंथ के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा, बोनी लेबिरिंथ में एनसीईआरटी माता ने पहले ही लाइन लिख रखी है क्या? कि इट इज ए सीरीज ऑफ चैनल्स। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि बोनी लेबिरिंथ जो होता है उसमें वेरी फाइन कैविटीज प्रेजेंट होती है। जो वेरी फाइन कैविटीज होती है उन्हीं को अपन बोलते हैं चैनल्स, और उन चैनल्स के अंदर ही पेरिलिम्फ भरा होता है, एंड उन चैनल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। हाँ कि ना? यही बात है। आगे, फिल्ड विद ए फ्लूइड दैट इज पेरिलिम्फ। कौन सा फ्लूइड भरा है चैनल्स में? पेरिलिम्फ भरा है। मैंने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। हाँ कि ना? नेक्स्ट अगली बात हम करें तो अगली बात में ये बात कर रहा है दूसरे वाले पोर्शन दैट इज मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बारे में। देखिएगा इसने क्या कहा कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहां है? इन द चैनल्स ऑफ बोनी लेबिरिंथ। तो सबसे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज लाइज इनसाइड चैनल्स ऑफ बोनी लेबिरिंथ। यहां पे आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, उसके अंदर ही मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है विच, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो है वो किस में सस्पेंडेड है और बैथ्ड है? वो अपने पास बैथ्ड है, और सस्पेंडेड है, वो सस्पेंडेड है किसमें? पेरिलिम्फ में। तो इसलिए कह रहा है इट इज सराउंडेड बाय पेरिलिम्फ। यस, आप क्लियरली इस डायग्राम में देख सकते हो, इसके चारों तरफ ग्रीन कलर का मेटेरियल दैट इज पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। हाँ कि ना? ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगली लाइन देखिएगा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज फिल्ड विद ए फ्लूइड दैट इज एंडोलिम्फ। चलो भैया नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अब बात करते हैं इस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के कौन कौन से पार्ट्स हैं। अपन सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले यहां मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, उस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं, और उस सबसे पहले पार्ट को अपन बोलते हैं कोक्लिया। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का सबसे पहला पार्ट है, उस सबसे पहले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा अपन? कोक्लिया। चले भैया, एंड इसका दूसरा जो पार्ट है, उस दूसरे पार्ट को अपन बोलते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस। एंड इसका दूसरा जो पार्ट है, उस दूसरे पार्ट को अपन बोल के चलेंगे वेस्टिबुलर अपरेटस। ये इसका दूसरा पार्ट है। तो मैं ये कह दूं कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को ब्रॉडली हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो में। पहला पार्ट कोक्लिया एंड दूसरा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। हां कि ना? तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं कि कोक्लिया जो था, इस कोक्लिया की स्ट्रक्चर कैसी है। चलिए मैं दोबारा से पहले वाले डायग्राम पे ही जाता हूं, इस वाले डायग्राम पे, और यहां पे अपन कोक्लिया के बारे में बात करते हैं। चलो मैं इन सारी चीजों को इरेज करके आगे बढ़ता हूं, देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं बेटा, देखिएगा प्लीज, बोर्ड पे कंसंट्रेशन बना के पूरी। चले भैया अपन आगे देखिए। बेटा हम बात कर रहे हैं इंटरनल ईयर में। यहां पे बात करके चलूं तो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरे का पूरा पार्ट, ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरे का पूरा पार्ट जो है इसका, ये पूरे का पूरा पार्ट यहां से यहां तक का जो मैंने इस सर्कल में कवर किया है, ये पूरे का पूरा पार्ट इसका इंटरनल ईयर है। कौन सा पार्ट है? इंटरनल ईयर। अब सवाल ये था, अगर ये पूरा का पूरा इंटरनल ईयर है तो इस इंटरनल ईयर में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स अपने पास है, बात करें। सबसे पहले देखिए, हमने आपसे बताया कि ये जो इंटरनल ईयर है, इस इंटरनल ईयर के दो पार्ट है। इंटरनल ईयर का सबसे पहला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो मेरे पास है कोइल्ड पार्ट, ये जो दिखा रहा है कोइल्ड पार्ट, ये मेरे पास कैसा पार्ट हुआ? ये मेरे पास है कोइल्ड पार्ट। ये कोइल्ड पार्ट जो होता है, ये कोइल्ड पार्ट मेरे पास कोई और नहीं, ये है कोक्लिया। ध्यान रखना, कोक्लिया जो होता है, कोक्लिया जो होता है, उस कोक्लिया वाला पार्ट में ही प्रेजेंट होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई ही मेन साइड थी हियरिंग की। तो मैं कह दूं कि ये कोक्लिया वाला जो पार्ट होता है, ये किससे रिलेटेड है? हियरिंग से रिलेटेड है। और कोक्लिया से हियरिंग के इंपल्स को ब्रेन के ऑडिटरी सेंटर में लेके जाने वाली न्यूरॉन को अपन बोलते हैं बेटा कोक्लियर नर्व। क्या बोलते हैं उसको? कोक्लियर नर्व। हां कि ना? अब मैंने यहां पे बोला था कि स्टेपिस आके ओपन हो रही है, आके कनेक्ट हो रही है, वो हो रही है एक ओपनिंग पेज, जिसको बोला था ओवल विंडो। यस बच्चे, ये जो कोक्लिया वाला पार्ट है, इस कोक्लिया वाले पार्ट पे एग्जैक्टली में दो ओपनिंग प्रेजेंट है। पहली ओपनिंग तो हमने बोल दिया ये ब्लू वाली ओपनिंग। इस ब्लू वाली ओपनिंग को ही बच्चे मैंने कह दिया ओवल विंडो। ओवल विंडो। एंड दूसरी ओपनिंग यहां पे और प्रेजेंट है, मैंने माना कि लगभग इस जगह पे एक दूसरी ओपनिंग और प्रेजेंट है। ये देखिए ग्रीन कलर से मैंने दिखाई। इस ग्रीन कलर वाली ओपनिंग को अपन पर बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बेटा राउंड विंडो। इस दूसरी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? राउंड विंडो। चले भैया, अब सुनिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत बेहतरीन कंक्लूजन मैं आपको बता के जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चे मैंने ये कहा कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये इंटरनल ईयर है। कौन सा पार्ट है? इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट मिडिल ईयर के कांटेक्ट में है? वो पार्ट कौन सा है? कोक्लिया। कौन सा पार्ट कांटेक्ट में है? कोक्लिया। तो कोक्लिया का ये जो विंडो, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो वाला पार्ट है, ये मिडिल ईयर के कांटेक्ट में है। और कोक्लिया का वो पार्ट जो मिडिल ईयर के कांटेक्ट में होता है, उसको अपन बोलते हैं बेसल पार्ट। क्या बोलते हैं? बेसल पार्ट। तो मैंने कहा कि इन विंडो की साइड वाला पार्ट, या मैं कहूं पार्ट टुवर्ड्स द मिडिल ईयर, उसको बोलते हैं बेसल पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर या बेसल पार्ट ऑफ कोक्लिया। और ये वाला पार्ट जो इधर वाला है, इसको अपन बोलते हैं अपेक्स। दैट इज अपेक्स पार्ट ऑफ कोक्लिया। हां कि ना? तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट ऑफ कोक्लिया इज कनेक्टेड विद मिडिल ईयर? तो बेसल पार्ट क्या अपेक्स पार्ट? बेसल पार्ट, दैट इज बेस ऑफ कोक्लिया इज कनेक्टेड टू मिडिल ईयर। हां कि ना? नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन कम इन द माइंड। कौन सा क्वेश्चन आता है? कौन सा क्वेश्चन आता है कि ओवल विंडो एंड राउंड विंडो आर
एट विच पार्ट ऑफ कोक्लिया? ध्यान रखना, दीज टू ओपनिंग्स और विंडोज आर प्रेजेंट एट बेसल पार्ट ऑफ, और आई कैन से बेस ऑफ कोक्लिया। इज इट क्लियर? चलूं मैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना? चलिए, अब मैंने कहा ये मेरे पास जो पार्ट है ये कोक्लिया, और कोक्लिया के ऊपर की साइड यहां पे ये जो अपने को दिखाई दे रही है ये मेरे पास है यहां पे प्रेजेंट 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, हाँ कि ना? ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, 3 होती है, और ये तीनों की तीनों 3 डिफरेंट प्लेन्स पे प्रेजेंट है। इसलिए मैं कह दूं कि ये तीनों की तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे से राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है, हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, टोटल कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल्स है? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, और ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है ये सेमी सर्कुलर कैनाल वेस्टिब्युलर एपरेटस का पार्ट है। किसका पार्ट है? वेस्टिब्युलर एपरेटस का। तो देखना ये कोक्लिया है, और सेमी सर्कुलर कैनाल किसका पार्ट है? वेस्टिब्युलर एपरेटस का। तो मैंने कहा ये वाला मेरे पास पार्ट कोक्लिया है, और कोक्लिया के ऊपर प्रेजेंट है सेमी सर्कुलर कैनाल, और सेमी सर्कुलर कैनाल किसका पार्ट? वेस्टिब्युलर एपरेटस का, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, हाँ कि ना? तो वेस्टिब्युलर एपरेटस के जो पार्ट है वो अपने पास है सैक्युलस, यूट्रिकुलस एंड ये सेमी सर्कुलर कैनाल, ये 3 पार्ट है, और ये तीनों के तीनों वेस्टिब्युलर एपरेटस के पार्ट कोक्लिया के ऊपर प्रेजेंट है। किसके ऊपर प्रेजेंट है? कोक्लिया के ऊपर प्रेजेंट है, हाँ कि ना? तो जब भी सवाल पूछे कि सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी है? 3 है, तीनों कहां पे? एक दूसरे से राइट एंगल पे प्रेजेंट है, मतलब दीज सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल और 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर, हाँ कि ना? अब ध्यान रखना, वेस्टिब्युलर एपरेटस इज लोकेटेड अबव द कोक्लिया। ध्यान रखना, किसके ऊपर? कोक्लिया के ऊपर। और कोक्लिया जो था उसकी ओवल विंडो एंड राउंड विंडो प्रेजेंट है एट द बेसल पार्ट ऑफ कोक्लिया, जो किसके कांटेक्ट में है? कांटेक्ट में मिडिल ईयर की, हाँ कि ना? चलूं तो मैं यही बात करता हूं इस कोक्लिया के बारे में ही, प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे इस डायग्राम में मैं यहां पे बात करके चल रहा हूं आपसे कोक्लिया के बारे में, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात मैंने कहा कोक्लिया जो है वो एक कॉइल्ड पार्ट है, हाँ कि ना? अगर बच्चे ह्यूमन बीइंग में बात करके चले तो ह्यूमन बीइंग के कोक्लिया में 2.75 कॉइलिंग प्रेजेंट है। कितनी कॉइलिंग प्रेजेंट है? 2.75। तो मैंने बोला ये कैसा पार्ट है? ये मेरे पास एक कॉइल्ड पार्ट है, और ह्यूमन बीइंग में कितनी है? 2.75 कॉइलिंग्स। कितनी कॉइलिंग प्रेजेंट है? 2.75 कॉइलिंग प्रेजेंट है, हाँ कि ना? अब सवाल ये था सर कोक्लिया जो है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का पार्ट है, हाँ कि ना? बिल्कुल पार्ट है। तो कोक्लिया के एक होलो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, हाँ, तो कोक्लिया भी कैसा होगा? होलो, बिल्कुल कोक्लिया होलो होगा। कोक्लिया होलो होगा, और कोक्लिया की जो होलो कैविटी है उस कैविटी में क्या भरा होना चाहिए? एंडोलिम्फ, क्योंकि ये किसका पार्ट है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का पार्ट है, हाँ कि ना? अब सवाल ये था कि कोक्लिया की जो होलो कैविटी है उस होलो कैविटी को बोलेंगे क्या? बच्चे ध्यान रखना, कोक्लिया की जो होलो कैविटी है उस कोक्लिया की होलो कैविटी को बोलते हैं स्केला मीडिया। क्या बोलते हैं? स्केला मीडिया। बच्चे देखिए हमने क्या काम किया कि ये जो कोक्लिया था इस कोक्लिया का एक क्रॉस सेक्शन लिया। जब एक सेक्शन लिया वो सेक्शन इस हिसाब से लिया ताकि हमें उसमें बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का कोक्लिया पार्ट दोनों दिखाई दे, हाँ कि ना? बच्चे देखिएगा, यहां पे बात करके चले तो ये हमने ये देखा कि यहां पे ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसको हमने बोला स्केला मीडिया। क्या बोला है? स्केला मीडिया। और ये स्केला मीडिया वाला जो पार्ट है ये वो पार्ट है विच इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। किससे भरा हुआ है? मैंने बोला इट इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। क्या भरा हुआ है इसमें? एंडोलिम्फ। और आपको पता है कि एंडोलिम्फ केवल और केवल किसमें भरा था? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में। तो मैंने कहा जब स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ तो ये किसकी ल्यूमन है? ये एग्जैक्टली में कोक्लिया जो कि एक होलो ट्यूबुलर पार्ट है उसी की ल्यूमन है। तो मैंने कहा ये मेरे पास क्या है? ये कोक्लिया की कैविटी है, या मैं बोलूं कोक्लिया का ही स्पेस है। तो मैंने कहा ये किसका स्पेस है? ये मेरे पास है स्पेस और कैविटी ऑफ कोक्लिया।
स्पेस और कैविटी ऑफ कोक्लिया क्या है मेरे पास? स्केला मीडिया। चले भैया, अब स्केला मीडिया जो है, उस स्केला मीडिया में दो टाइप की मेम्ब्रेन है। कितने टाइप की मेम्ब्रेन है? दो टाइप की। और उन मेम्ब्रेन के बाहर की साइड जो होगा, वो बाहर की साइड क्या होगा? वो बाहर की साइड बोनी लेब्रिंथ होगा। हां कि ना? हां कि ना? तो इसके दो मेम्ब्रेन है। पहली मेम्ब्रेन ये वाली मेम्ब्रेन है जिसको अपन बोलते हैं रिसनर्स मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? रिसनर्स मेम्ब्रेन। और दूसरी मेंबर ये वाली मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को ही अपन बोल के चलते बेटा बेसिलर मेम्ब्रेन। तो जब भी कहे तो ध्यान रखना कि कोक्लिया जो है, उस कोक्लिया की कितनी मेम्ब्रेन है? दो मेम्ब्रेन है। ये दो मेम्ब्रेन ऐसी थी जो इस कोक्लिया की स्केला मीडिया वाला पार्ट है उसको कवर करने का काम कर रही थी। हां कि ना? इन दोनों मेम्ब्रेन से दोनों साइड किसका पार्ट हुआ? बोनी लेब्रिंथ का। और बोनी लेब्रिंथ में क्या भरा था? पेरिलिम्फ। तो कहने का मतलब ये जो कैविटी है इसमें भी क्या भरा होना चाहिए? पेरिलिम्फ। और ये जो कैविटी है इसमें भी क्या भरा होना चाहिए? पेरिलिम्फ। जब दोनों की दोनों कैविटीज में पेरिलिम्फ भरा हुआ है तो मैं सीधी बात कह दूं कि ये दोनों की दोनों कैविटीज है, ये बोनी लेब्रिंथ का पार्ट है, क्योंकि ओनली बोनी लेब्रिंथ पार्ट इज फिल्ड विद पेरिलिम्फ। हां कि ना? तो ये मेरे पास जो था स्केला मीडिया, जो कि मेरे पास मैंने कहा कोक्लिया का स्पेस या कोक्लिया की कैविटी है विच इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। हां, इससे ऊपर की साइड इसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस। इस डोर्सल सरफेस वाले पार्ट पे ये जो चैम्बर है विच इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ, इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। क्या बोलते हैं? स्केला वेस्टिबुलाई। और ये स्केला वेस्टिबुलाई है, इसकी ओपनिंग है ओवल विंडो। कौन सी ओपनिंग है? ओवल विंडो। तो मैंने कहा कि जब भी कहे कि कौन से चैम्बर में ओवल विंडो प्रेजेंट है, तो मैंने कहा वो मेरे पास है स्केला वेस्टिबुलाई, इस वाले पार्ट में ही ओवल विंडो प्रेजेंट है। तो ओवल विंडो स्केला वेस्टिबुलाई वाले पार्ट में प्रेजेंट है, कोक्लिया के बेसल पार्ट पे, क्या पेक्स पे? बेसल पार्ट पे। और ये ओवल विंडो जो थी, इस ओवल विंडो से ही तो आके कनेक्ट हो रही थी स्मॉलेस्ट बोन और स्मॉलेस्ट ईयर ओसिकल, दैट इज स्टेपिस। हां कि ना? चलो भैया मैं आगे नेक्स्ट। दूसरी मेरे पास है, ये है बेसिलर मेम्ब्रेन। ये है बेसिलर मेम्ब्रेन। ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन यहां पे पेरिलिम्फ वाला ये जो चैम्बर है जो प्रेजेंट है इस कोक्लिया के या स्केला मीडिया की वेंट्रल सरफेस पे या लोअर साइड पे, इसको बोलते हैं स्केला टिम्पेनाई। क्या बोलते हैं? स्केला टिम्पेनाई। तो मैं कह दूं कि स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई दोनों के दोनों किससे भरे हुए हैं? पेरिलिम्फ से भरे हुए हैं, एंड दोनों के दोनों बोनी लेब्रिंथ के पार्ट है, जबकि स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ और इट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, दैट इज कोक्लियर कैविटी। हां कि ना? चले, अब सवाल यह था कि इस स्केला मीडिया को बोनी लेब्रिंथ के स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई से सेपरेट कौन करता है? बच्चे देखिए, मैंने बोला कि ये पेरिलिम्फ था, इस पेरिलिम्फ से इस एंडोलिम्फ को सेपरेट कौन करने का काम कर रहा है? रिसनर्स मेम्ब्रेन। और यहां पे इस एंडोलिम्फ को इस पेरिलिम्फ, मैंने बोला ये भरा हुआ है ना यहां पे एंडोलिम्फ, इस एंडोलिम्फ को इस पेरिलिम्फ से सेपरेट कर रही है ये वाली लेयर, दैट इज बेसिलर मेम्ब्रेन। तो मैं ये कह दूं कि एनसीईआरटी ने एक बहुत खूबसूरत सी लाइन लिख रखी है। क्या लाइन लिख रखी है? देखिए क्लियर, उस लाइन पे ही चलते हैं, सुनिएगा, यहां से चलते हैं। कोक्लिया में लिख रखी है रिसनर्स मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूट कोक्लिया। पहली बात क्लियर है, डायग्राम में आप क्लियर देख सकते हैं। एंडोलिम्फ भरा हुआ पार्ट क्या है? कोक्लिया। और इस एंडोलिम्फ को सराउंड किए हुए क्या है? एक साइड से रिसनस मेम्ब्रेन डोर्सल सरफेस पे और वेंट्रल सरफेस पे बेसिलर मेम्ब्रेन। तो यही तो किसका फॉर्मेशन कर रही है? कोक्लिया का। चलूं मैं आगे, ध्यान रखना। हां कि ना? आगे देखिए अगली लाइन क्या लिख रखी है। अगली लाइन लिख रखी है कि दीज मेम्ब्रेन्स, कौन कौन सी मेम्ब्रेन? रिसनर मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन डिवाइड द सराउंडिंग बोनी लेब्रिंथ। ये दोनों मेम्ब्रेन ही बोनी लेब्रिंथ को दो पार्ट में, दो चैम्बर में डिवाइड कर रही थी। ऊपर वाला चैम्बर स्केला वेस्टिबुलाई, ऊपर वाला चैम्बर स्केला वेस्टिबुलाई जो कि डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है और इसी में ओपनिंग प्रेजेंट होती है ओवल विंडो। नीचे वाला चैम्बर स्केला टिम्पेनाई, ये जो होता है ये वेंट्रल सरफेस पे या लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है और इसी पे ओपनिंग प्रेजेंट होती है। कौन सी बेटा? राउंड विंडो।
कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है? राउंड विंडो। जब भी कहे ओवल विंडो किसमें? स्कैला वेस्टिबुलाई में। जब भी कहे राउंड विंडो किसमें? तो आप कहोगे स्कैला टिम्पेनाई में। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चलो मैं आगे अगली लाइन पढ़ते हैं, बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। तो हमने ये कहा, यहां पे लाइन लिख रखी है सराउंडिंग द बोनी, सराउंडिंग बोनी रिप इनटू एन, इस अपर वाला चेंबर स्केला वेस्टिबुलाई एंड लोअर वाला स्केला टिम्पेनाई। मैं ऑलरेडी डायग्राम में क्लियरली बता चुका हूं, आगे चलूं? कोई दिक्कत नहीं है? देखिएगा तो अगली लाइन के बारे में बात करते हैं, देखिएगा अगली लाइन क्या कह रहा है। मैंने आपको बताया था कि कैविटी ऑफ कोक्लिया, स्पेस ऑफ कोक्लिया को क्या बोलते हैं? स्केला मीडिया, और स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। वही बात अपने लिख रखी है कि स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ, हां कि ना? अब मैंने एक बात कही थी कि कोक्लिया के बेसल पार्ट पे प्रेजेंट है ओपनिंग, तो कौन से पे? स्केला वेस्टिबुलाई के बेसल एंड पे जो ओपनिंग प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई, उसको अपन ने कह दिया बेटा ओवल विंडो। एंड स्केला टिम्पेनाई वाली जगह पे जो प्रेजेंट है उसको अपन ने बोल दिया राउंड विंडो। ये दो ऐसी ओपनिंग्स थी जिनके थ्रू इंटरनल ईयर इज कनेक्टेड टू मिडिल ईयर। ये बात मैं ऑलरेडी अपने डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेरी यहां तक की बात में किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। चले, मेरे हिसाब से यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें बात करनी है इंटरनल ईयर के दूसरे पार्ट, जिसको मैंने कहा था वेस्टिब्युलर एपरेटस के बारे में। किसके बारे में बात करनी है बेटा? वेस्टिब्युलर एपरेटस के बारे में, हां कि ना? लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, वो बात करनी पड़ेगी इस कोक्लिया के बारे में। चले, ध्यान से देखिएगा, इसी डायग्राम को अपन रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा बच्चे। यहां पे मैंने बोला कि ये जो मेम्ब्रेन है ये मेरे पास है बेसिलर मेम्ब्रेन, और इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर जिसको मैंने कहा है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। आपको बता दूं कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई किसके ऊपर प्रेजेंट है? बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो एनसीईआरटी ने क्लियर लाइन लिख रखी है कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज लोकेटेड अबाउट द बेसिलर मेम्ब्रेन। किसके ऊपर प्रेजेंट है? बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो मैंने कहा सबसे पहले यहां पे एक लाइन लिख रखी है लोकेटेड अबाउट द बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिख दिया, हां कि ना? दूसरी बड़ी बात, सवाल, सर ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो होता है, इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का काम क्या है? क्या यूज है इसका? बच्चे मैंने आपको बताया था कि कोक्लिया है वो एक कोइल्ड स्ट्रक्चर है जिसका काम है हियरिंग। तो कोक्लिया में हियरिंग की मेन साइट जो है, मेन साइट ऑफ हियरिंग, वो कौन है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो मैं ये कह दूं कि ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है क्या? ये अपने पास है मेन साइट ऑफ हियरिंग, ये मेरे पास है मेन साइट ऑफ हियरिंग। और इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर ये जो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है ये मेरे पास एक थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन है। एनसीईआरटी ने क्लियर लाइन लिख रखी है, क्या लिख रखा है? ये मेरे पास है थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन। जब भी कहे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या है? थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन। चले भैया, अब सवाल था सर अगर यहां से मैं इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को अलग करूं और अलग करके फिर इसकी स्ट्रक्चर देखूं और देखूं कि ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन किस हिसाब से अरेंज्ड है, तो वो हमें कैसा अपीयर होगा? चलिए मैं एक हैंड में डायग्राम बनाता हूं, देखिएगा, फोकस कीजिएगा बोर्ड पे, जहां बात कनेक्ट ना हो वहीं पे रोक के पूछ लीजिएगा। चले भैया देखिए, मैंने कहा कि ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई किसके ऊपर लोकेटेड है? ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई लोकेटेड है अबाउट द बेसिलर मेम्ब्रेन। ये लीजिए, हमने माना कि अपने पास ये मेरे पास सेल्स की बनी हुई लेयर है और सेल्स की बनी हुई इस लेयर को ही हम बोल देते हैं बेटा बेसिलर मेम्ब्रेन। हमने बोल दिया ये जो मेरे पास है ये मेरे पास है बेसिलर मेम्ब्रेन। चले भैया, ये मेरे पास है बेसिलर मेम्ब्रेन। अब बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। क्या प्रेजेंट है?
ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। आपको पता है कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो था इसमें न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट है। आपने ऑलरेडी टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, हाँ कि ना। न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम में होता क्या था कि सपोर्टिंग सेल्स के बीच में न्यूरो सेंसरी सेल प्रेजेंट थी और उस सेंसरी सेल में सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट थे, हाँ कि ना। देखिए कैसे थे। हमने बोला कि इसमें प्रेजेंट है न्यूरोसेंसरी सेल्स, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, जिसमें अपने पास ये जो मेरे पास ब्लू वाली है, ये ब्लू वाली सपोर्टिंग सेल्स है और इन सपोर्टिंग सेल्स के बीच में प्रेजेंट थी, वो अपने पास प्रेजेंट थी बेटा हेयर सेल। सपोर्टिंग सेल्स के बीच में कैसी सेल प्रेजेंट थी? हेयर सेल। मैंने कहा ये जो ब्लू वाली मेरे पास है, ये ब्लू वाली कैसी सेल है? सपोर्टिंग सेल। ये मेरे पास सपोर्टिंग सेल है। इन सपोर्टिंग सेल्स के बीच में मेरे पास प्रेजेंट है, वो बीच में प्रेजेंट है हेयर सेल। हमने कहा कि इन सपोर्टिंग सेल के बीच में ये जो सेल प्रेजेंट है, इस सेल को ही मैंने कह दिया ये मेरे पास है हेयर सेल। इस हेयर सेल के एंटीरियर पार्ट जो होता है उस पे प्रेजेंट होते हैं स्टीरियोसीलिया, एंड इसका पोस्टीरियर जो पार्ट होता है, दैट इज ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट कनेक्टेड होता है, वो कनेक्टेड होता है सेंसरी नर्व से। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास पिंक वाली है, ये अपने पास है सेंसरी नर्व, और इसके एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते बेटा क्या? वो प्रेजेंट होते स्टीरियोसीलिया। और वो स्टीरियोसीलिया जो थे उनके ऊपर प्रेजेंट होती है ये थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन। मैंने मान लिया ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है यहां पे प्रेजेंट थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन, और इस थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन को ही हमने बोल दिया, ये मेम्ब्रेन कौन सी है मेरे पास? इस मेम्ब्रेन को हमने कह दिया ये मेरे पास है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को कह दिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। अब ये जो मेरे पास येलो वाली सेल बनाई, ये मेरे पास मैंने कहा न्यूरोसेंसरी सेल है, और इस न्यूरोसेंसरी सेल को, इस येलो वाली सेल को ही हम बोलते हैं बेटा हेयर सेल। ये मेरे पास कौन सी सेल है? हेयर सेल है। इस हेयर सेल का पोस्टीरियर एंड जो होता है वो कनेक्टेड होता है सेंसरी नर्व से, और ये जो एंटीरियर एंड है, इस एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं स्टीरियोसीलिया। मैंने कहा ये स्टीरियोसीलिया है, और ये स्टीरियोसीलिया जो होते हैं, ये स्टीरियोसीलिया एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर भैया? ये स्टीरियोसीलिया एम्बेडेड होते हैं किसमें? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। तो ये ग्रीन वाले जो मैंने आपके सामने बनाए, ये ग्रीन वाले यहां पे प्रेजेंट है बेटा स्टीरियोसीलिया। हेयर सेल के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट स्टीरियोसीलिया है, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कैसी है? थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन। चले, अब ये जो हेयर सेल है, ये हेयर सेल ही वर्क करती है किसकी तरह? ये एक्ट करती है ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह। किसकी तरह? ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह। तो मैंने बोला हेयर सेल क्या करती है? एक्ट्स एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स। किसकी तरह एक्ट कर रही है? ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह। तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास है बेटा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ध्यान रखना, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई किसके ऊपर? बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। इसमें प्रेजेंट है सपोर्टिंग सेल एंड हेयर सेल। हेयर सेल के एंटीरियर पार्ट पे होते हैं स्टीरियोसीलिया, एंड हेयर सेल जो होती है वो ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह वर्क करती है। इसके स्टीरियोसीलिया जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इन द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एक थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन है। चले भैया अपन आगे, हां कि ना? चलूं मैं आगे? यस। जब भी पूछे कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो होता है वो बेसिलर मेम्ब्रेन की कौन सी सरफेस पे प्रेजेंट, देखिए ये आउटर सरफेस वो जो कि पेरिलिम्फ के कांटेक्ट में है, ये मेरे पास इनर सरफेस पे प्रेजेंट है, विच इज डायरेक्टली कांटेक्ट विद एंडोलिम्फ ऑफ स्केला मीडिया। एंडोलिम्फ ऑफ स्केला मीडिया। मेरी बात क्लियर है? क्या मैं आगे चलूं? हाँ जी चलूं। देखिएगा तो अब यहां पे हमने कोक्लिया के बारे में अपनी बात पूरी कर ली है। हम दूसरे वेस्टिबुलर अपैरेटस पार्ट के बारे में इंटरनल ईयर के बात कर रहे हैं, दैट इज वेस्टिबुलर अपैरेटस।
बच्चे जब भी वेस्टिबुलर एपरेटस के बारे में बात करें तो मैंने आपको अभी बताया था कि वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है वो कोक्लिया के ऊपर लोकेटेड होता है। कहां लोकेटेड होता है? कोक्लिया के ऊपर। और इस वेस्टिबुलर एपरेटस के दो पार्ट हैं। इसका सबसे पहला जो पार्ट है वेस्टिबुलर एपरेटस का, उसको बोलते हैं अपन सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। एंड इसका दूसरा जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। ध्यान रखना, इस ओटोलिथ ऑर्गन में दो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स और दो चैम्बर्स इंक्लूडेड है। पहला है मेरे पास सैक्युलस एंड दूसरा है यूट्रिकुलस। इन सैक्युलस एंड यूट्रिकुलस को दोनों को मिला के बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। और ध्यान रखना, जब भी बोले वेस्टिबुलर एपरेटस के कितने पार्ट? दो, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड दूसरा था ओटोलिथ ऑर्गन। सेमी सर्कुलर कैनाल तीन होती है जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होती है। एंड ओटोलिथ ऑर्गन में दो चैम्बर्स है, पहला सैक्युलस एंड दूसरा यूट्रिकुलस। चलो भैया हम आगे। अब यहां पे हमने यही बात करी कि वेस्टिबुलर एपरेटस जो है वो किसका पार्ट है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का पार्ट है। और ध्यान रखना, वेस्टिबुलर एपरेटस किसके ऊपर प्रेजेंट? लोकेटेड अबाउ द कोक्लिया। चले, मैंने डायग्राम में प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी। आगे चलूं। नेक्स्ट फिर बोल रखा है कि वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ है? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। मैंने बोला ये मेरे पास सेमी सर्कुलर कैनाल है। नंबर कितने होते हैं? टोटल मिला के नंबर होते हैं 3 और तीनों के तीनों एक दूसरे से राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। हाँ कि ना? एंड दूसरी चीज यहां पे क्या थी? दूसरी चीज थी यहां पे ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन में क्या है? ओटोलिथ ऑर्गन में एक तो है सैक्यूल एंड एक दूसरा यूट्रिकल, जिसको बोल देते हैं सैक्युलस या यूट्रिकुलस। चले, अब सैक्युलस और यूट्रिकुलस जो होता है उनके अंदर एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक सेंसरी स्ट्रक्चर। और वो सेंसरी स्ट्रक्चर कोई और नहीं, उस सेंसरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा मैक्यूला। सेंसरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मैक्यूला। तो ध्यान रखना कि ओटोलिथ ऑर्गन जो है उसी का पार्ट है क्या? मैक्यूला। और मैक्यूला वाला जो पार्ट है ये किसके अंदर प्रेजेंट है? ये सैक्युलस एंड यूट्रिकुलस या यूट्रिकल के अंदर प्रेजेंट है। चलो भैया मैं आगे। हाँ कि ना? अब सवाल था, सर आपने कोक्लिया के बारे में बताया था तो कहा था कि कोक्लिया एक कोइल्ड पार्ट है जो कि हियरिंग से रिलेटेड है। और उसी के अंदर हमने देखा हियरिंग की मेन साइट दैट इज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट था। हाँ कि ना? अब हमें यह बताइए कि ये जो आप बात कर रहे हो वेस्टिबुलर एपरेटस, इस वेस्टिबुलर एपरेटस का क्या काम है? बच्चे वेस्टिबुलर एपरेटस का काम है, वो काम है बॉडी बैलेंसिंग। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है बॉडी बैलेंसिंग। और यही तो ईयर का भी मेन काम था। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर क्या था? बॉडी बैलेंसिंग। और बॉडी बैलेंसिंग का काम किसका? वेस्टिबुलर एपरेटस का। वेस्टिबुलर एपरेटस किसके ऊपर प्रेजेंट? कोक्लिया के ऊपर प्रेजेंट, याद रखना। चलूं मैं आगे। हाँ आगे बात करते हैं, देखिएगा बच्चे। यहां पे हमने सबसे पहले बात किया वेस्टिबुलर एपरेटस का पहला पार्ट जो था अपने पास सेमी सर्कुलर कैनाल। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी है? 3। और सारी की सारी डिफरेंट प्लेन्स में प्रेजेंट है। एक एक्स में, एक वाई में, एक जेड में। जब अलग अलग प्लेन में प्रेजेंट है तो एक दूसरे से कितने एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे। पहले ही लाइन यही है, देखिएगा। ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन ए डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, कितने डिग्री पे प्रेजेंट है एक दूसरे से? 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। हाँ कि ना? अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल ये किसका पार्ट है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो था वो होलो स्ट्रक्चर थी, उसके अंदर क्या भरा हुआ था? एंडोलिम्फ। और आपने बताया था कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ किसके अंदर प्रेजेंट है? बोनी लेबिरिंथ में। बोनी लेबिरिंथ में क्या भरा था? पेरिलिम्फ। तो हमने बोला था कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज bathed और सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ बोनी लेबिरिंथ। यस कि नो? तो सेमी सर्कुलर कैनाल भी किसमें सस्पेंडेड होगी? इन द पेरिलिम्फ ऑफ बोनी लेबिरिंथ में। यही तो लाइन है। क्या बोल रखा है? द मेम्ब्रेनस कैनाल आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ बोनी कैनाल्स और बोनी लेबिरिंथ। चलो भैया हम आगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब वो क्या कह रहा है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं किसी एक सेमी सर्कुलर कैनाल को लूं,
टोटल कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल थी? 3। अगर उन 3 में से एक सेमी सर्कुलर कैनाल को लूं तो हमने क्या देखा, उनकी स्ट्रक्चर कैसी थी? बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं पहले सेमी सर्कुलर कैनाल्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं, देखिएगा। देखिएगा बच्चे, मैंने आपसे बोला कि इंटरनल ईयर में चैंबर्स जो होते हैं, वो चैंबर्स अपने पास कितने होते हैं? 2। पहला स्मॉल साइज का चैंबर है, उस स्मॉल साइज के चैंबर को अपन बोलते हैं सैक्युलस। चले, दूसरा एक बड़े साइज का चैंबर है और उस बड़े साइज के चैंबर को हम बोलते हैं यूट्रिकल या यूट्रिकुलस। ये मेरे पास दूसरा बड़े साइज का चैंबर है जिसको मैंने कह दिया यूट्रिकुलस। चलो भैया, ये वाला चैंबर सैक्युलस, ये वाला चैंबर यूट्रिकुलस। यूट्रिकुलस या यूट्रिकल, जैसा एनसीईआरटी ने गिवन है। चले, अब 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, वो सेमी सर्कुलर कैनाल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम यूट्रिकुलस एंड अगेन ओपन्स बैक इनटू द यूट्रिकुलस। कैसे? देखिएगा, मैंने बोला हम बात कर रहे हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में। ये मेरे पास सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं। ये लीजिए सेमी सर्कुलर कैनाल, यहीं से तो निकली थी और वापस आके यहीं पे खुली। ये कितनी हो गई? 2। अगर यहां पे बात करके चले तो थर्ड सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में, तो ये मेरे पास अब मान लीजिए थर्ड सेमी सर्कुलर कैनाल है। चले भैया, ये सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स हैं, इन सेमी सर्कुलर कैनाल में यहां पे भी भरा हुआ है क्या? एंडोलिम्फ। यहां पे भी क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्फ। सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का पार्ट, इसलिए वहां पे भी क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्फ। हमेशा एंडोलिम्फ इधर से एंटर होगा और इधर से होता हुआ बाहर निकलेगा। इसमें एंडोलिम्फ इधर से एंटर होगा और इधर से होता हुआ बाहर निकलेगा। हां कि ना? तो यहां पे हमने क्या देखा? क्या देखा कि ये सेमी सर्कुलर कैनाल का ये पार्ट जो कि यूट्रिकुलर के कांटेक्ट में है, जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बेसल पार्ट। क्या बोलते हैं? बेसल पार्ट। तो मैंने कहा कि ये जो मेरे पास सेमी सर्कुलर कैनाल का पार्ट है, इस पार्ट को हमने बोल दिया ये मेरे पास है बेस और बेसल पार्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। और सेमी सर्कुलर कैनाल का ये पार्ट ऊपर वाला है, इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अपेक्स। क्या बोलते हैं? अपेक्स। चले भैया, हमको पता है कि अपने पास ये तीनों की तीनों जो है, ये जो तीनों की तीनों है, ये मेरे पास है तीनों की तीनों, ये मेरे पास है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये मेरे पास है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ध्यान रखना, ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है, इन सेमी सर्कुलर कैनाल का काम है बॉडी का डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना? डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को मेंटेन करना। चलें, अब इनका ये जो बेसल पार्ट है, ये बेसल स्वोलन पार्ट है। ये स्वोलन पार्ट है। इस बेसल स्वोलन पार्ट को ही बेटा हम बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं एम्पुला। क्या बोल के चलते हैं? एम्पुला। जब भी बोले कि एम्पुला पार्ट सेमी सर्कुलर कैनाल के अपेक्स पे प्रेजेंट है कि बेस पे, तो ध्यान रखना कौन से पार्ट पे प्रेजेंट है? बेस पे। इस बेसल स्वोलन पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। और ये जो एम्पुला वाला पार्ट है, इस एम्पुला वाले पार्ट में ही हर एक एम्पुला वाले पार्ट में ही प्रेजेंट है सेंसरी रिज। ये जो सेंसरी रिज है, इस सेंसरी रिज को ही अपन बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा एम्पुलरिस। चले, ऐसे ही जैसे यहां पे क्रिस्टा एम्पुलरिस प्रेजेंट है, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही इस यूट्रिकल एंड सैक्युलस में भी यहां पे सेंसरी रिज प्रेजेंट है।
ये लीजिए, हमने मान लिया यहां पे सेंसरी रीज प्रेजेंट है, एक सेंसरी रीज मैंने कहा यहां पे प्रेजेंट है। यहां पे ये जो सेंसरी रीज प्रेजेंट है, ये जो सेंसरी रीज प्रेजेंट है, इसको अपन बोलते हैं मैक्यूला। मैक्यूला, ध्यान रखना, मैक्यूला ऐसा सेंसरी रीज है जो सैक्यूलस एंड यूट्रिकुलस में प्रेजेंट है। मतलब कितने हुए टोटल? 2। और ये मैक्यूला वो था जो बॉडी के स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मैंने बोला किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल? रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। जबकि क्रिस्टा एम्पुलरिस जो होता है वो मेन साइट है फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो मैंने बोला ये मेरे पास क्या है? मेन साइट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मेन साइट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जब भी कहे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कौन मेन साइट, आप कहोगे मैक्यूला। जब भी कहे डायनेमिक इक्विलिब्रियम की मेन साइट कौन सा है, आप कहोगे क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा एम्पुलरिस किसमें प्रेजेंट? एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल में। तो मैं कह दूं कि सेमी सर्कुलर कैनाल का मेन काम क्या था? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यूट्रिकल एंड सैक्यूलस जो कि ओटोलिथ ऑर्गन है, उनका मेन काम क्या था? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हां कि ना? चलो मैं आगे, बस यही तो कुछ बात कर रखी है अपन ने, देखिएगा। हमने यहां पे बोल रखा है एट द बेस, वर्ड पे ध्यान ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, एट द बेस ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल इज स्वेलन, एंड स्वेलन पार्ट को क्या बोल दिया बेटा अपन ने? एम्पुला। स्वेलन पार्ट को क्या बोल दिया? एम्पुला। और मैंने कहा था इस एम्पुला के अंदर प्रेजेंट होता है एक रिज, और उस रिज को अपन बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा एम्पुलरिस इज द मेन साइट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और उस डायनेमिक इक्विलिब्रियम के मेन साइट है, और ये क्रिस्टा एम्पुलरिस है। इसके अंदर वैसी ही एयर सेल्स प्रेजेंट है कुछ, जैसी की प्रेजेंट थी किसमें? ऑर्गन ऑफ कोटाई में। तो मैंने कहा ये वो जगह थी जहां पे हेयर सेल्स क्या थी? प्रेजेंट। चले भैया, हां कि ना? चलो मैं आगे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओटोलिथ ऑर्गन के बारे में। देखिएगा, मैंने आपको बताया कि ओटोलिथ ऑर्गन के 2 पार्ट है, एक तो सैक्यूलस एंड दूसरा यूट्रिकुलस। हाँ कि ना? ये ओटोलिथ ऑर्गन के 2 पार्ट है, पहला सैक्यूलस एंड दूसरा यूट्रिकुलस। मैंने बताया कि सैक्यूलस एंड यूट्रिकुलम में भी एक सेंसरी रिज प्रेजेंट होता है हर एक में, जिसको अपन कहते हैं मैक्यूला। और मैक्यूला किसकी मेन साइट था? मेन साइट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये था। हाँ कि ना? तो मैं कह दूं कि मेरे पास 2 पार्ट हुए, एक तो पार्ट हुआ क्रिस्टा एम्पुलरिस, एक दूसरा हुआ मैक्यूला। इन दोनों के पास हेयर सेल्स होती है, स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर होते हैं जिनका काम है बॉडी को बैलेंस करना एंड बॉडी की पोस्चर को मेंटेन रखना। हाँ कि ना? चलो मैं आगे, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है? चले, ये सारी की सारी बात जो है वो मेरे पास यहीं पे मैंने क्लियर कर दी है। मैंने बता दिया था कि क्रिस्टा एम्पुलरिस मेन साइट है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए, मैक्यूला रेस्पॉन्सिबल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए, और ये जो मेरे पास है इसमें भी हेयर सेल्स जो होती है वो होती है बेटा प्रेजेंट, और मैक्यूला जो होता है इसमें भी हेयर सेल्स क्या होती है? प्रेजेंट। और ये दोनों मिलके बॉडी को बैलेंसिंग का काम करते हैं। तभी तो मैंने यहां लिखा था कि वेस्टिबुलर apparatus जो होता है उसका मेन काम हुआ बॉडी बैलेंसिंग। सेमी सर्कुलर कैनाल या क्रिस्टा वाला पार्ट उसका काम हुआ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, एंड दूसरा मेरे पार्ट था सैक्यूलस यूट्रिकुलस, दैट इज ओटोलिथ ऑर्गन वाला पार्ट, उसका काम हुआ स्टैटिक बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। यहां तक कि मेरी किसी भी बात में कोई दिक्कत है कि अपन आगे चले? तो अब हमने बात कर ली कि बॉडी की बैलेंसिंग जो होती है वो कैसे होती है। इस पूरे के पूरे पोर्शन के बारे में बात कर ली कि बॉडी की बैलेंसिंग के इंपल्स जो थे वो जनरेट हुए सेमी सर्कुलर कैनाल की क्रिस्टा एम्पुलरिस पार्ट से एंड सैक्यूलस एंड यूट्रिकुलस के मैक्यूला पार्ट से। फिर ये इंपल्स गए सेरिबेलम में, और सेरिबेलम ने वॉल्यूंटरी मसल्स थी उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवा के बॉडी की बैलेंसिंग की। और ये बैलेंसिंग की मैकेनिज्म मैं नर्वस सिस्टम में जब मैंने सेरिबेलम वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे डिस्कस कर चुका था कि ईयर वाले पार्ट से इंपल्स सेरिबेलम में आते हैं। वो कहां से आते हैं? क्रिस्टा पार्ट से एंड मैक्यूला पार्ट से। चले, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मेरे पास मेन पार्ट बचा, वो बचा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग।
चले भैया, हाँ कि ना? चलिए हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के बारे में। हमने माना कि अपना ये जो सराउंडिंग था, इस सराउंडिंग में साउंड वेव थी, वो साउंड वेव आई और आके किस पे फॉल हुई, किससे टकराई? वो टकराई हमारे ईयर पिन्ना से। मैंने आपको बताया था ईयर पिन्ना का काम है टाटा स्काई की छतरी का, कि जो साउंड वेव आ रही है उनको रोक के उनको किसके अंदर एंटर कराना, उनको ईयर कैनाल में एंटर कराना। जब साउंड वेव ईयर कैनाल में एंटर हो गई तो वो जाके किस पे टकराएगी, किस पे जाके फॉल होगी? वो जाके फॉल होगी ईयर ड्रम पे, हाँ कि ना? यही बात है। क्या कह रहा है? एक्सटर्नल ईयर रिसीव साउंड वेव्स, एक्सटर्नल ईयर का दोनों पार्ट आ गया, दैट इज ईयर पिन्ना ने रिसीव किया, कलेक्ट किया और उसको डायरेक्ट कर दिया किसमें? ईयर कैनाल में। देन वो साउंड वेव कहां पहुंची? वो पहुंची ईयर ड्रम पे। जो ही साउंड वेव ईयर ड्रम पे हुई, ईयर ड्रम में ऐसे वाइब्रेशंस हो गया, हाँ कि ना? तो हमने यही कहा कि इस रेस्पॉन्स में ईयर ड्रम ने क्या कर दिया? वाइब्रेशन कर दिया। किसके रेस्पॉन्स में? उन साउंड वेव के रेस्पॉन्स में। हमको पता है कि जब भी ईयर ड्रम में वाइब्रेशन हो रहा था तो ईयर ड्रम से कनेक्टेड थी मेलियस, मेलियस से थी इंकस, इंकस से थी स्टेपिस, और स्टेपिस कोक्लिया के बेसल पार्ट में प्रेजेंट ओवल विंडो से कनेक्टेड थी, हाँ कि ना? तो यही तो हमने फंक्शन लिखा था बेटा ईयर ओसिकल्स का। हमने कहा था ईयर ओसिकल्स साउंड वेव के ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। कहां से कहां भेजने में? ईयर ड्रम से या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इंटरनल ईयर और कोक्लिया में भेजने का काम करती है, हाँ कि ना? तो ईयर ओसिकल्स की हेल्प से वो जो साउंड वेव थी वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम से कहां पहुंची? ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया में पहुंची। तो यही बात हम बात कर रहे हैं। क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद एनसीईआरटी क्या लिखती है? दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर ओसिकल्स, ईयर ओसिकल्स मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस टू द ओवल विंडो। ओवल विंडो पे पहुंच गए। अभी मैंने बताया कि ओवल विंडो जो है वो किसके बेसल पार्ट पे प्रेजेंट थी? स्कैला वेस्टिबुलाई के। और राउंड विंडो किसके पे थी? स्कैला टिम्पेनाई पे, हाँ कि ना? तो स्टेपिस जो होती है वो किससे कनेक्टेड होती है? ओवल विंडो ऑफ स्कैला वेस्टिबुलाई से। यस कि नो? चलो मैं आगे। जब मैंने कहा कि ओवल विंडो से तक वाइब्रेशन पहुंचा तो ओवल विंडो के ऊपर जो एक थिन मेम्ब्रेन थी, उस थिन मेम्ब्रेन से कौन कनेक्टेड थी? स्टेपिस। जब स्टेपिस में वाइब्रेशन होगा तो ओवल विंडो के थिन मेम्ब्रेन में भी तो ऐसे वाइब्रेशन होगा, हाँ कि ना? जब उस मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होगा तो स्कैला वेस्टिबुलाई के अंदर भरा हुआ फ्लूइड जो था, दैट इज पेरिलिम्फ जो था, उस पेरिलिम्फ में भी क्या होगा? वाइब्रेशन, हाँ कि ना? तो यही बात हुआ कि ओवल विंडो के वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशन था, वो वाइब्रेशन जो था वो ईयर ओसिकल्स के थ्रू कहां पहुंच गया बेटा? ओवल विंडो में। और ओवल विंडो में वाइब्रेशन पहुंचा, उसके बाद स्कैला वेस्टिबुलाई के फ्लूइड, दैट इज पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन हुआ। तो क्या लिख रखा? वाइब्रेशन पासेज इन द फ्लूइड ऑफ कोक्लिया, फ्लूइड ऑफ कोक्लिया। चले भैया, सबसे पहले कहां पहुंचा? स्कैला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में, फिर रिसनर्स मेम्ब्रेन के थ्रू पहुंचा एंडोलिम्फ ऑफ स्कैला मीडिया में। जब वो एंडोलिम्फ ऑफ स्कैला मीडिया में पहुंचा तो एंडोलिम्फ ऑफ स्कैला मीडिया में पहुंचा तो एंडोलिम्फ ऑफ स्कैला मीडिया में वाइब्रेशंस होने लगा। क्या होने लगा? वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन की वजह से वेव जनरेटेड इन द लिम्फ्स, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ में वेव जनरेट हो गई। अब वो जो वाइब्रेशन जब एंडोलिम्फ में पहुंचा तो उसने रिपल मूवमेंट स्टार्ट करा दी। कैसी मूवमेंट स्टार्ट करा दी? रिपल मूवमेंट। किसमें? बेसिलर मेम्ब्रेन में। कौन सी मेम्ब्रेन में रिपल मूवमेंट हुई? बेसिलर मेम्ब्रेन में। अब सवाल उठा, सर रिपल मूवमेंट का क्या मतलब होता है? बेटा रिपल मूवमेंट का मतलब होता है वेव लाइक मूवमेंट। रिपल मूवमेंट का क्या मतलब होता है? वेव लाइक मूवमेंट। मतलब लगभग ऐसी मूवमेंट जो थी वो ऐसी मूवमेंट कहां स्टार्ट हो गई? बेसिलर मेम्ब्रेन में। अब इस डायग्राम में देखिए जो मैंने यहां पे बताया था, इस डायग्राम में देखिए, जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन नीचे वाली ऐसे वेव लाइक मूवमेंट करेगी तो कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। जब ये ऊपर उठेगी तो ये स्टीरियोसीलिया जो थे, ये स्टीरियोसीलिया जो किसके अंदर एम्बेडेड है? जो एम्बेडेड है स्टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। ये स्टीरियोसीलिया जो थे, ये स्टीरियोसीलिया जो अभी ऐसे, वो ऐसे मुड़ेंगे, हाँ कि ना? बताओ ये स्टीरियोसीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अपोजिट बैंड हुए कि नहीं हुए? हाँ, जब ये ऊपर उठी तो ये स्टीरियोसीलिया जो सीधे हैं ये ऐसे मुड़ गए, क्योंकि दोनों के बीच का गैप क्या हो गया? कम। और स्टीरियोसीलिया ऐसे मुड़ गए। किसके अगेंस्ट मुड़ गए? ये अगेंस्ट मुड़ गए टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के। तो ध्यान रखना, जब भी बेसिलर मेम्ब्रेन में
जब भी बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल मूवमेंट होगी तो उस रिपल मूवमेंट की वजह से हेयर सेल्स के हेयर्स दैट इज स्टीरियोसीलिया थे वो बेंड करेंगे किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट टू टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, ऑप्शन में लिख के दे देगा अगेंस्ट टू रिसनर्स मेम्ब्रेन, तो बात क्या हो जाएगी? गलत। किसके अगेंस्ट करेंगे? अगेंस्ट टू टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो अगली बात क्या हुआ? इस रिपल मूवमेंट के बाद क्या हुआ? द मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड्स द हेयर सेल्स प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो मैंने कहा कि हेयर सेल्स के जो हेयर्स थे, स्टीरियोसीलिया थे, उनकी बेंडिंग हुई किसके अगेंस्ट हुई बेटा? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट हुई। जो ही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बेंडिंग हुई, तुरंत के तुरंत हेयर सेल का क्या हो गया? डिपोलराइजेशन। हेयर सेल का क्या हो गया? डिपोलराइजेशन। और उस इंपल्स को हेयर सेल का पोस्टीरियर पार्ट जो था वो किससे कनेक्टेड था? सेंसरी न्यूरॉन से। देख लीजिए दोबारा डायग्राम में देखिए, ये हेयर सेल का हुआ डिपोलराइजेशन। इसका डिपोलराइजेशन होते ही इंपल्स जनरेट हुआ और इसका पोस्टीरियर पार्ट किससे कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है सेंसरी न्यूरॉन से। वो सेंसरी न्यूरॉन उस इंपल्स को लेके जाएगी। सेंसरी न्यूरॉन क्या गई? उस इंपल्स को लेके गई, हाँ कि ना? ये न्यूरॉन जो थी, इस न्यूरॉन ने इंपल्स को लेके गई और उस इंपल्स को लेके गई कहां पे? ब्रेन के ऑडिटरी सेंटर में। कहां लेके गई? ब्रेन के ऑडिटरी सेंटर में। अब ऑडिटरी सेंटर जो था, वो जो साउंड का इंपल्स गया उसको एनालिसिस करेगा, प्रोसेस करेगा, देन रिकॉग्नाइज करेगा कि ये किसकी साउंड है, हाँ कि ना? तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो हुआ ये मेरे पास था हियरिंग की मैकेनिज्म। तो यहां पे जाके अपना हियरिंग की मैकेनिज्म वाला पोर्शन होता है कंप्लीट। मतलब कंप्लीट होता है तो हमने नर्वस सिस्टम वाला पोर्शन भी पूरा कर लिया था, सेंसरी ऑर्गन वाला भी कर लिया था। तो इस तरह से चैप्टर होता है कंप्लीट। अपन जल्द ही मिलेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि कोई भी एग्जामिनर जब एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो कैसे एक वर्ड के बेसिस पे क्वेश्चंस को पूरे को घुमा देता है और अपन वहीं पे फंस जाते हैं। ठीक है, ये बात करेंगे, ये करेंगे अपन अगले लेक्चर में, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले पोर्शन में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।